हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। आप हमारे साथ क्लास 12th का पॉलिटी यूनिट 6 का अध्ययन करेंगे। हमने पिछला 5 अध्याय तक सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करते हुए यूनिट 6 तक पहुंच चुके हैं। आप इसे पूरा देखें। एक क्वेश्चन ये 6ठा यूनिट में है, संवैधानिक व्यवस्था का संकट। अर्थात संवैधानिक व्यवस्था पर भारत में संकट आया, जो हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को स्थापित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा, लोकसभा जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन, उसी पर संकट मंडराने लगा इंदिरा गांधी के समय में। तो उसी पर एक चैप्टर है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। हम उसका अध्ययन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करेंगे। तो पहला सवाल है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। हमारा भारतीय न्यायपालिका जो है, जानते हैं कि कानून का 3 अंग होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ये काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति अर्थात उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका रिटायरमेंट किस उम्र में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष की उम्र में। इसका सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष की उम्र में। अगला है, भारतीय कार्यपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय कार्यपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होता है, ये बताना है। भारत में जो न्यायपालिका है, न्याय देने वाली, वो सबसे ऊंचे पर कौन है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके नीचे आता है उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर कोर्ट न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल मतलब देश में वित्तीय व्यवस्था का संकट हो जाने से वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। अगला है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आप जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, भारत में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च न्यायालय, लोकसभा को उच्च न्यायालय कहते, राज्यसभा को उच्च न्यायालय कहते, जबकि लोकसभा को निचली अदालत कहते हैं। तो बताना है कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर। इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही, और लोकसभा का अध्यक्ष अभी है ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष है, वही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ये बताना है। कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का अर्थ होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों मिलकर कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं, जिसके अंतर्गत जनसंख्या, जनगणना ये सारे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का एक विषय है? संघ सूची मतलब केवल उसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, राज्य सरकार का उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो रक्षा मामला जो होता है, रक्षा के मामले, देश के जो रक्षा मामला होता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो जो होता है वो केवल संघ सूची का ही विषय है। अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था 42वां संविधान संशोधन। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होता है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो होता है भारत में किसके पास होता है? ऑप्शन है तो भारतीय संघ का राज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र के पास। अगला सवाल है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण, अगर देश में कोई आंतरिक गड़बड़ी हो रहा है उसके कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुआ था? आंतरिक गड़बड़ी जब हुआ था तो संकटकालीन स्थिति का घोषणा कब हुआ था? 10 का सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति का घोषणा किया था 1975 ईस्वी में। इंदिरा गांधी ने कहा था कि आंतरिक गड़बड़ी हो गया है, इसलिए हम देश में राष्ट्रपति से कह करके आपातकाल का घोषणा कर दिया गया था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा जो बंदी व्यक्ति है, जो जेल में होता है, उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 22 के द्वारा, अनुच्छेद 23 के द्वारा, अनुच्छेद 33 के द्वारा, अनुच्छेद 38 के द्वारा। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन 1, अनुच्छेद 22 के द्वारा संवैधानिक अधिकार बंदियों को प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 22 के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है। अगला है, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है ये बताना है। ऑप्शन है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, इनमें से सभी। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका है, बाकी सभी काम तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला सवाल है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है 1964 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966, 67। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, 1964 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला सवाल है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? ये जवाब बताना है। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री थे। इसका सही जवाब जो है मोरारजी देसाई। अगला सवाल है, जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1979, 1980। तो जनता पार्टी का जो स्थापना किया गया था
वह 1977 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है 1974 ईस्वी में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस। जब 1974 ईस्वी में रेल हड़ताल हुए थे उस समय रेल हड़ताल के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। अगला सवाल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में। 18 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं अभी जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अभी जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अगला है अनुच्छेद 52 के तहत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा सवाल है, बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो आप जानते होंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। चाचा नेहरू बच्चे लोग इन्हीं के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाते हैं। अगला है शाह आयोग का गठन कब किया गया था? शाह आयोग का गठन कब किया गया था? 1975 में, 76 में, 77 में, 1978 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1977 में शाह आयोग का गठन किया गया था। अगला है जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ये भी ध्यान रखना है जनता पार्टी का गठन भी 1977 ईस्वी में किया गया था। 22 का सही जवाब जो हो जाएगा 1977 में शाह आयोग के साथ जनता पार्टी का भी गठन किया गया था। अगला सवाल है जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन है संजय गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जगजीवन राम। तो जनता पार्टी का जो गठन किया गया था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? 23 का सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया गया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आपको ये ध्यान रखना है। अगला है 24 नंबर में 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? 1977 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 24 का सही जवाब जो हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम ने डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। अगला सवाल है बिहार आंदोलन कब हुआ था? आपको बताना है बिहार आंदोलन किस ईस्वी को प्रारंभ हुआ था? 25 का सही जवाब हो जाएगा 1974 ईस्वी में। और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था और शाह आयोग का स्थापना भी 1977 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1974 ईस्वी में। अगला सवाल है बिहार आंदोलन को और किस नाम से भी जानते हैं? बिहार आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? आपको ध्यान रखना है इसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं,
इसी समय लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ये सब गद्दावर नेता छात्र आंदोलन से ही निकले थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। इसका सही जवाब हो जाएगा छात्र आंदोलन के नाम से बिहार आंदोलन को जानते हैं। अगला है बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे जिसके नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा था। 27 का सही जवाब हो जाएगा बिहार आंदोलन का एक सक्रिय नेता था जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण सक्रिय नेता था जिसके नेतृत्व में बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा था। आंदोलन हिंसक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, आंदोलन शहरों तक सीमित होना चाहिए, आंदोलन में महिला की भागीदारी होना चाहिए। तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आंदोलन जो है अहिंसक होना चाहिए, अर्थात इसमें हिंसा का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। छात्र आंदोलन ने केंद्र सरकार की सत्ता को हिलाकर रख दिया था, आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है बिहार में छात्र आंदोलन का क्या मुख्य कारण था। 29 का सही जवाब बताना है मुख्य कारण क्या था बिहार में छात्र आंदोलन का। इसका सही जवाब हो जाएगा महंगाई और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर होने के कारण बिहार में जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन का शुरुआत किया गया। इसका दूसरा नाम बिहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। 30 का सही जवाब हो जाएगा 1967 ईस्वी में नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किसानों का विद्रोह हुआ करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा किसान विद्रोह। तो नक्सलवादी आंदोलन शुरुआती दौर में किसान विद्रोह था। अगला सवाल है नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से शुरू किया गया था। नक्सलवादी आंदोलन को भारत के किस प्रांत से शुरू किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल से नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तैंतीस नंबर सवाल है किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है D.K. बरुआ, चारू मजूमदार, प्रकाश करात, K.R. मित्रा। किसके नेतृत्व में किया गया था। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चारू मजूमदार के द्वारा मार्क्सवादी लेनिनवादी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल है रेल कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट करने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दिया था, बताना है ये कब किया गया था। 34 का सही जवाब हो जाएगा 1974 ईस्वी में रेल कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी माने पूरे राष्ट्र में हड़ताल कर दिया था जितने भी रेल के कर्मचारी थे। अगला है रेलवे के कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किया गया था, रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल। अगला है रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला था। 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 दिनों तक रेलवे के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल को करके रखा था। अगला है 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। 1971 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आपको ध्यान रखना है लोकसभा का चुनाव हर एक 5 साल के बाद होता है। इस बार 15वीं लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली से इंदिरा गांधी
चुनाव लड़ती है। बरेली इसी को कहते हैं, बरेली के बाज़ार में। अगला है 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंदी था राजनारायण किस पार्टी का उम्मीदवार हुआ करता था। लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंदी राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे, बताना है। 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे राजनारायण। इंदिरा गांधी के ये प्रतिद्वंदी अर्थात विरोध में खड़ा थे। अगला सवाल है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी की लोकसभा को सदस्यता को किस आधार पर अवैध कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगाया गया था कि इंदिरा गांधी चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए उन पर चुनाव लड़ने का अवैध करार दे दिया गया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था और देश में उन्होंने इसी कारण से आपातकाल का भी घोषणा कर दिया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपातकाल जब लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, तो उस समय किस संगठन पर प्रतिबंध को लगा दिया गया था। ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात ए इस्लामी, उपर्युक्त दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 40 का सही जवाब जो है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और जमात ए इस्लामी, ये दो संगठन था जिनमें आपातकाल के समय इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया था, अर्थात संसद जो होता है सर्वोच्च माना गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन ने देश में संसद को सर्वोच्च माना था कि कोई भी संशोधन अब होगा तो आपको संसद की अनुमति लेना होगा, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से बिल को पास करा करके ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी का सरकार बना था। 1977 के आम चुनाव के बाद, जब 1977 में आम चुनाव हुआ, उसके बाद कौन सी पार्टी का सरकार हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता पार्टी। ये जनता पार्टी 1977 में सरकार में आई थी। अगला सवाल है 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे। जब 1977 के चुनाव हुए थे उस समय जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, गलत है, इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता थी और जवाहरलाल नेहरू की पुत्री। दूसरा ऑप्शन है जगजीवन राम, तीसरा है मोरारजी देसाई, चौथा है चौधरी चरण सिंह। 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई जो थे जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चला था। कितने समय तक मोरारजी देसाई सरकार में रहे थे। 18 का 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 महीनों तक मोरारजी देसाई का सरकार रहा था, फिर बहुमत नहीं होने के कारण इनका सरकार गिर गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 माह तक मोरारजी देसाई का सरकार रहा था। अगला सवाल है भारतीय लोक दल का स्थापना किस वर्ष किया गया था। भारतीय लोक दल का स्थापना किस वर्ष किया गया था, ये जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में भारतीय लोक दल का स्थापना किया गया था। अगला है स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। 46 का जवाब बताना है, किसे स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन है जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, पीलू मोदी।
46 का सही आंसर जो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के द्वारा भारतीय लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया था। 1979 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है वाईवी चौहान, सुब्रमण्यम स्वामी, राजनारायण, जगजीवन राम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 47 का ऑप्शन है वाईवी चौहान के द्वारा 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। अगला है जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? जात को आरक्षण देने के लिए जनता पार्टी के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? 48 का सही जवाब हो जाएगा मंडल आयोग का स्थापना जनता पार्टी के द्वारा किया गया था जनजातियों को आरक्षण देने के लिए। अगला सवाल है 49 नंबर कि बताइए किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुआ था? तो छात्र आंदोलन भारत के किस प्रांत से हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन, जिसे बिहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये बिहार से शुरू हुआ था। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा बिहार से। छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार से। अगला सवाल है 1975 ईस्वी में जब राष्ट्र आपातकाल का घोषणा किया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 ईस्वी में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद से कह करके कि इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, आपातकाल का घोषणा कर दिया गया था। अगला सवाल है जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ का संस्थापना किसने किया था? 51 का सही जवाब हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे जनसंघ के संस्थापना किए थे। बीजेपी का पुराना नाम है जनसंघ। अगला सवाल है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1955 में, 1958 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। इसी के तहत भारत में किसे नागरिकता दिया जाए ये बताया गया था। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अगला है भारत में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहली बार संविधान में संशोधन किस साल किया गया था? ऑप्शन है 1951 ईस्वी में, 1952 में, 1953 में, 1954 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1951 ईस्वी में भारत में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया था। अगला है 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1971 में, 76 में, 77 में, 1978 में। 42वां संविधान जो पारित किया गया था वह 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला है 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको ध्यान रखना है कौन सी घोषणा अपनाया? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। तो बताना है कि इसका कौन सा घोषणा अपनाया था? मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा, मानव नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। तो 55 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में निर्वाचन होता है, चुनाव? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 324 के तहत निर्वाचन
का प्रावधान किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 7, 9, 10, 11। तो भारत में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान किया गया है वह 11 किया गया है। 11 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल कर्तव्य जो हैं 11 हैं, जबकि मूल अधिकार जो हैं आपके पास 6 है। पहले 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? ऑप्शन है 7, 8, 6, 9। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है वह भारत के 6 राज्यों में है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक बिहार भी है। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ऑप्शन है 73वां, 74वां, 75वां, 76वां। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो स्वशासन है वो 74वां संविधान संशोधन को नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगला है, भारत में सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य है जहां त्रिस्तरीय अशोक मेहता वाली व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय व्यवस्थित पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। VVI क्वेश्चन है। अगला है, किस संस्था के पास संवैधानिक व्याख्या करने का अधिकार होता है? ऑप्शन है संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको ये ध्यान रखना है, संविधान का व्याख्या करना मतलब किसमें संशोधन हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है, ये व्याख्या करता है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे बेरूबाड़ी मामला हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होती है वह समय समय पर बताती रहती है कि कौन जो है मूल ढांचा इसका क्या है। तो इसका व्याख्या करने के पास सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति होता है, अधिकार। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधन करता है? भारत का राष्ट्रपति अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है। जिसे अगर त्यागपत्र देना रहेगा तो ये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देंगे। आपको जानकारी के हिसाब से बता दें, जगदीप धनखड़ जो थे वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, और अभी जो है जगदीप धनखड़ है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधन करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में खालिस्तान का मांग करने के कारण सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। ये ध्यान रखना है, पंजाबियों ने पंजाब एक अलग देश करने का मांग करता है, जिसका नाम वो रखना चाहता है खालिस्तान। अगला है, राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है, किसका होता है? प्रतिनिधि कौन करता है राज्यसभा में? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का घोषणा किया था? इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल का घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। अगला है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? इसको आपको कमेंट में बताना है सर्च कर करके कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद का हम सब उपयोग करेंगे?
67 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 356 वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय। अगला सवाल है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। अगला सवाल है भारत के संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया था, मतलब स्वीकार किस वर्ष किया गया था भारत के संविधान को। 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया था। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। पहली बार जो थे कौन ऐसा प्रधानमंत्री बने थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। तो 70 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। आपको ध्यान रखना है 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का स्थापना एयू होम के द्वारा किया गया था। अगला है 1975 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो 71 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। वीवीआई क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। यही छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। अगला सवाल है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित थे हैं। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित है। 74 नंबर सवाल है गुजरात आंदोलन कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात आंदोलन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। 74 का सही जवाब हो जाएगा 1974 ईस्वी में गुजरात आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 75 का सही सवाल है 75 नंबर, बिहार के छात्र आंदोलन में अन्य किन दलों का समर्थन मिल गया था। 75 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय जनसंघ का, कांग्रेस का, भारतीय लोकदल का, उपर्युक्त सभी। तो 75 का सही जवाब जो है ऑप्शन 4, छात्र आंदोलन को सभी दल का समर्थन प्राप्त था। अगला है प्रारंभ में नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सवादी साम्यवादी दल का। तो मार्क्सवादी साम्यवादी दल का प्रारंभ में नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सी परंपरा रही है। 77 का सही जवाब हो जाएगा वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही नियुक्त होते हैं। ये परंपरा रही है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। अगला है देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो विधायिका का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था।
तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बहुत अत्याचार किया गया था। अगला है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदल करके किस शब्द रखा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है 79 का 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय 352 में जो भी आंतरिक अशांति था लिखा हुआ उस शब्द को बदल करके रखा गया था सशस्त्र विद्रोह। इसका कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो भारतीय जनसंघ का नया नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो इसको ध्यान रखना है भारतीय जनसंघ। अगला सवाल है संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। 81 का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। अगला सवाल है विधि के शासन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है गार्नर, लास्की, डाइसी, मोंटेस्क्यू। तो 82 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जायसी के द्वारा विधि के शासन का प्रतिपादन किया गया था। अगला है भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो प्राप्त है 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा देश प्यारा भारत देश जो है इसका संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नियुक्त किए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कोई अगर गलत काम करे तो उसे उसके कुर्सी पर से हटाया जाना। तो उसे हटाना भारत का महाभियोग चलाना कहते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है ये ध्यान रखना है। 88 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत 88 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होने की आवश्यकता है। ऑप्शन है 25, 30, 21 और 35 वर्ष। तो 89 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होने की आवश्यकता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 90 का बताना है लोकसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है। तो 552 इसका अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। आपको ध्यान रखना है सरला। तो 100 से 79 संसद के बारे में चर्चा है, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का। अगला सवाल है 91 नंबर
राज्यसभा का उस उपसभापति निर्वाचित होते हैं। कहाँ से निर्वाचित होते हैं? 91 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति निर्वाचित किए जाते हैं। अगला है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को 3 बेंचों की आवश्यकता होता है। 92 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, तो इसका हो जाएगा 5 या 5 से अधिक बेंचों की आवश्यकता होता है निर्णय देने के लिए संवैधानिक विषय पर। अगला है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, यह किसका विचार का प्रतिपादक है? भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, यह विचार किसका प्रतिपादक है? 93 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, GN जोशी का विचार है कि भारत मुख्यतः एकात्मकता राज्य है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, कौन हो जाएगा? 94 का सही जवाब जो बताना है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र कार्यपालिका न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, इनमें सभी। तो संघात्मक ढांचे के लिए लक्षण है इनमें से सभी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह कहाँ से लिया गया है? 95 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं ये बताना है। 96 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 47 विषय होते हैं समवर्ती सूची में। अगला है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? 97 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र के पास अवशिष्ट विषयों पर बचे हुए जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। 98 नंबर सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो 98 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 249। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 249। 99 नंबर सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के तहत भारत में संविधान संशोधन किया जाता है। अगला है, केशवानंद भारती जो बात था वो सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। संसद के पास भी ये शक्ति नहीं है कि मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकता है। केशवानंद भारतीवाद में आपको ध्यान रखना है। तो मूल ढांचा किसको कहते हैं? यही सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बताती रहती है। अगला सवाल है 101 नंबर कि भारत में किस आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है? तो भारत में नागरिकता देने जाने का जो प्रावधान है वह निश्चित निवास पर भी है, विवाह के आधार पर भी है, सरकारी सेवा के आधार पर है, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। साथियों, हमने आपको इस लेक्चर में पूरा 100 ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किया। आप इसे बार बार रिवीजन करें। आप यकीन मानिए आपका तैयारी में ये 4 चांद लगाने का काम करेगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और अगर कोई सवाल पूछते हैं तो आप उसका कमेंट में उसका जवाब दें। ये पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।